तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे हो जाता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है विजन लॉ की, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी के राइट्स और ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं, जो कहा गया था, मतलब ये मैं करूंगा, आपके ये आप उसके लिए वो करोगे, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके कई सारे रीजंस है। तो वो 6 रीजंस को समझने वाले हैं ये वाले, कि परफॉर्मेंस जब नहीं हो पाई इसलिए डिस्चार्ज हो गया, जब दोनों पार्टी की मर्जी से डिस्चार्ज हो गया, या फिर कोई इम्पॉसिबिलिटी या इलीगलिटी आ गई, टाइम खत्म हो गया, लोग के द्वारा हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब चीजें। तो पहला समझते हैं डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जो कॉन्ट्रैक्ट में कहा गई थी, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे डिस्चार्ज हो गया। पहला है उसमें पॉइंट है एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कि जब पार्टी ने जो कहा गया था कि मैं इतने टाइम में आपके लिए वो काम करूंगा, इस मैनर में करूंगा जो कहा गया है, और वो नहीं कर पाया, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस का डिस्चार्ज हो गया। तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जैसे कि ए ने बी को कहा कि मैं आपके लिए ज्वेलरी बेचूंगा 5 लाख की, और वो बेच नहीं पाया, तो क्या बोलेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। दूसरा क्या है? अटेंटिव अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसको हम टेंडर भी बोलते हैं। मतलब कि जब प्रोमिसर ने सामने वाली पार्टी को ऑफर करा कि मैं आपके लिए ये करूंगा, और सामने वाली पार्टी ने वही मना कर दिया, बिकॉज द प्रोमिस डज नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। जब सामने वाली पार्टी ने वहीं पे मना कर दिया, तो वो नहीं कर पाया, उस ऑफर को पूरा ही नहीं कर पाया, दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, यानी कि टेंडर को पूरा नहीं कर पाया। टेंडर का मतलब अभी ऑफर करा है सिर्फ आपने, और सामने वाली पार्टी का भी रिजेक्ट कर सकता है वो। तो दिस टेंडर इज नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस बट ओनली एन ऑफर। सिर्फ वो ऑफर था ऑब्लिगेशन का, कि मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। अब वैलिड टेंडर के ना क्या क्या एसेंशियल है वो समझने वाले हैं, कि एक वैलिड टेंडर किसे कहेंगे परफॉर्मेंस के लिए। जब ऑफर करते हैं तो वो किसे कहेंगे? एक वैलिड टेंडर इक्विवेलेंट होता है परफॉर्मेंस की, क्योंकि अगर वैलिड टेंडर कहा गया, मान लो कि मैं आपके लिए 5 लाख की ज्वेलरी अभी मैंने ऑफर करा है कि मैं बेचूंगा, अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वही परफॉर्मेंस बन जाती है ना। तो इसलिए अब वैलिड टेंडर की कुछ एसेंशियल है, जैसे कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हिडन कोई कंडीशन लगा दी है। जैसे कि ए ने डेटर को, ए एक डेटर है कंपनी का, बी बी कंपनी का एक डेटर है, उसने कहा कि मैं आपको पैसा पे कर दूंगा अगर आप मेरे को शेयर अलॉट कर दो। सो इट इज नॉट अ टेंडर, एक वैलिड टेंडर नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन आ गई। अगर, ये अगर है ना, ये अगर आ गए तब भी, इफ, ये कंडीशन है कि अगर मैं आपको पैसा दे दूंगा। भाई पैसा दे दूंगा, ये कोई बात थोड़ी है। डेटर को तो पैसा देना देना ही है, तो कंडीशन के हिसाब से पैसा नहीं देगा वो। तो डेटर को तो पैसा देना ही था, लेकिन उसे कंडीशन लगा दी, तो ये कोई वैलिड टेंडर नहीं है। दूसरा क्या है? इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम। सही जगह पे, सही प्लेस पे ये टेंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये टेंडर आपका दिया जा रहा है कहीं और। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि एक टेनेंट है बी का, और एच ऑफर हिम रेंट। एच ने ऑफर करा रेंट एट अ मैरिज पार्टी, और बी को ऑफर करा था ना, तो बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। भाई मैरिज पार्टी एक सही प्लेस नहीं है, तो सही प्लेस पे भी होना चाहिए ना, कि आप कहीं कहाँ पर ऑफर कर रहे हो, रेंट को कहाँ पर दे रहे हो, सही प्लेस पे होना चाहिए, सही टाइम पे। और इट मस्ट बी ऑफ होल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड नॉट ओनली अ पार्ट। सारी कॉन्ट्रैक्ट इन ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। जैसे कि डिसाइडिंग इन हिज ओन पे टू पे इंस्टॉलमेंट एंड ऑफरिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज हेल्ड इन वैलिड टेंडर। मतलब कि सारी अमाउंट ड्यू हो रखी है, बट वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट का ऑफर कर रहा है, तो ये वैलिड इनवैलिड टेंडर होगा। सो एट इज वॉज नॉट ऑफ होल अमाउंट ड्यू। पूरी अमाउंट ड्यू का नहीं है पैसा, वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो यही कह रहा है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ उसका एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट का एक टेंडर है। सो इफ द टेंडर इज रिलेटेड टू डिलीवरी गुड्स, अगर डिलीवरी का है टेंडर है,
तो पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सामने वाली पार्टी को, ताकि वो समझ सके, गुड्स इंस्पेक्ट कर सके कि वो सही है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन पढ़ सके, सब कुछ देख सके। इट मस्ट बी मेड बाय पर्सन हु इज पोजीशन, वो पर्सन से द्वारा होना चाहिए जो कि पोजीशन पे हो और परफॉर्म भी कर सके प्रॉमिस को, ठीक है ना, विलिंग हो कि हाँ भाई वो प्रॉमिस को पूरा कर लेगा। प्रॉपर पर्सन के द्वारा होना चाहिए, यानी कि प्रोमिसी और ऑथराइज पर्सन के द्वारा होना चाहिए। प्रॉपर पर्सन को देना चाहिए, सॉरी, इट मस्ट बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन। प्रोमिसी को देना चाहिए या फिर उसका कोई ऑथराइज पर्सन को देना चाहिए। अगर कोई बहुत सारे प्रोमिस है, ज्वाइंट प्रोमिस है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक को दे दो उसमें से, और वो भी वैलिड टेंडर माना जाएगा। अगर वो इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी, मनी का टेंडर है, तो एग्जैक्ट अमाउंट शुड बी टेंडर इन द इज द लीगल टेंडर। अगर वो एग्जैक्ट अमाउंट देगा मनी की फॉर्म में अगर टेंडर है, तो वो ही लीगल टेंडर बनेगा, ठीक है। अनकंडीशनल होना चाहिए, सही जगह पे दो, सही टाइम पे दो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो, पूरा अमाउंट ड्यू होना चाहिए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉलमेंट पैसा ना हो, प्रोमिसी विलिंग हो परफॉर्म करने के लिए, इच्छा भी हो उसके अंदर, सही बंदे को दो, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, अगर वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर देते तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। तो वही लिखा हो ना, एंड द प्रॉमिस कैन कैन बी सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वही लिखा हो ना कि अगर वो प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है, यही लिखा है, देखो देखो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई वैलिड टेंडर होता है तो और सामने वाला पार्टी रिफ्यूज कर देता है, तो भाई फिर प्रोमिसी है, प्रोमिसी स्यू कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। स्यू मतलब केस कर सकता है वो सामने वाली पार्टी, क्योंकि भाई वो वैलिड टेंडर है। देखो, एक्सेप्ट तो पहले ही हो चुका है ना वो, मतलब एक्सेप्ट तो पहले ही हो चुका है एग्रीमेंट, तो वो तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। परफॉर्मेंस पहले टेंडर दिया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। तो अब अगर वो वैलिड टेंडर है, तो भैया वो पहले तो फिर चाहे वो रिफ्यूज भी करे तब भी प्रोमिसी उस पर स्यू कर सकता है। तो एक वैलिड टेंडर डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है ना। ये चीज लिखी हुई है। तो डिस्चार्ज कर सकता है क्योंकि वो सामने वाला पार्टी उस पर केस भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डिस्चार्ज होता है, जैसे कि पहला पॉइंट है नोवेशन। नोवेशन जब होता है जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को। अब नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बना लिया, पुराने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, तो उसे नोवेशन बोलते हैं, ठीक है। या तो वो सेम पार्टी के अंदर भी हो सकता है, सेम पार्टी के साथ हो सकता है नया कॉन्ट्रैक्ट, या किसी दूसरी पार्टी के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, नोवेशन देखो कंपलसरी नहीं है, पहली बात तो ये म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होता है। दूसरा होता है अल्टरेशन, मतलब जो चेंज हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन चेंज कर दी गई हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब नया कॉन्ट्रैक्ट ही आ गया एक तरह का। सो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल इफेक्ट को अल्टर कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि चेंज इन अमाउंट ऑफ मनी, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं आ गया ना, रिसाइसेशन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है रिसाइसेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है अगर कोई पार्टी जो है वो रिसेशन कर देती है, यानी कि कैंसिल कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, दैट इज रिसेशन, ठीक है। और कैंसिल कर देता, कंसिडरेशन बीइंग अमेंडमेंट बाय द रेस्पेक्टिव पार्टी ऑफ देयर राइट्स। कंसिडरेशन खत्म हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, प्रॉमिस ए ने प्रॉमिस करा बी को मैं 14 नवंबर को गुड सेंड करूंगा, बट बिफोर डेट 14 नवंबर से पहले ए और बी ने म्यूचुअली एग्री करा कि हम नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो इफ देयर इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय बोथ पार्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कंप्लेंट, इट अ पॉइंट टू इम्प्लाइड। अगर देखो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो भी वो इम्प्लाइड माना जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अगला होता है रेमिशन। रेमिशन रेमिशन का मतलब जब इट इज डिफाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ लेसन अमाउंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था उससे लेसन अमाउंट पे प्रोमिसी ने कहा कि मैं दूंगा, वो दोनों ने कहा थी, दोनों ने सब मान लिया कि हम कम अमाउंट कर पे दूंगा मैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया। वेवर वेवर मतलब भाग गए, खुद ही छोड़ गए। डेलिबरेट अटेम्प्ट कर दिया कि मैं पार्टी ने कह दिया कि देखो हम पार्टी ये ऑब्लिगेशन मैं नहीं करूंगा। एग्जांपल क्या है, जैसे कि ए ने प्रॉमिस करा कि मैं बी की शर्ट को स्टिच करूंगा। इफ बी अगर बी मेल ने गाना गाएगा उसकी पार्टी पे,
और बी ने एक्सेप्ट कर लिया और बी ने सॉन्ग चलाया, बी एक्सेप्टेड बी सिंग अ सॉन्ग इन हिज पार्टी। अब बी ने पार्टी में सॉन्ग चलाया, देन लेटर ऑन बी सेड देयर इज नो नीड टू स्टिक टू मी। बाद में बी ने कहा कि देखो बाद में शर्ट सिलने की जरूरत नहीं है मेरी, मैंने आपके लिए गाना गा दिया, इतनी ही बहुत है। तो बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वहीं पे। तो दोनों की मर्जी से खत्म हुआ ना, वेवर खुद ही कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद अगला है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुप्रीविनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। जब कोई इलीगलिटी हो जाती है अपने आप, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जैसे कि इम्पॉसिबिलिटी का मतलब, अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, वो समथिंग इम्पॉसिबल है, परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, तो वो वॉइड होता है एब इनिशियो, शुरू से ही। एंड द प्रोमिसर नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, खुद ही उसको पता होता है कि इम्पॉसिबिलिटी है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। प्रोमिसर इज बाउंड टू कंपनसेट, प्रोमिसर को फिर कंपनसेट करना, भुगतान भरना पड़ता है प्रोमिसी। कोई भी लॉस अगर सफर हुआ उस नॉन परफॉर्मेंस का, तो प्रोमिसर को देना पड़ेगा अपनी जेब से पैसा। ठीक है ना। कंडीशन देखो क्या क्या है इसकी, कि वो एक्ट अगर इम्पॉसिबल था, तब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि वो इम्पॉसिबल है। या फिर जैसे कि आपको मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, इसकी जान डाल दूंगा आपके शरीर में, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबिलिटी शुड बी रिजर्व बाय सम इवेंट व्हिच अ प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। प्रोमिसर को पता है कि ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड बाय द प्रोमिसर और ड्यू टू नेग्लिजेंस। इम्पॉसिबिलिटी मतलब गलती से नहीं होना चाहिए कि उसके नेग्लिजेंस के थ्रू वो इम्पॉसिबिलिटी हो, या फिर सेल्फ इंड्यूस हो कि प्रोमिसर को पता है कि हो सकता है, बट जानबूझ के कह रहा है कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। इम्पॉसिबल सच में होना चाहिए। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम होने गुजर जाता है कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए और परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप माना जाता है खत्म हो गया। जैसे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जनरली होता है 3 साल, जनरली 3 साल होता है, लिमिटेशन एक्ट में बता रखा है कि 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो देयरफॉर डिफॉल्ट बाय डेटर, अगर कोई डेटर डिफॉल्ट कर देता है, क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट, क्रेडिटर ने सूट नहीं फाइल करा रिकवरी के लिए 3 साल के अंदर, तो वो फिर वो पैसा नहीं ले सकता। डेट बिकम्स टाइम बेस्ड, डेट हो गया टाइम बेस्ड, मतलब बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो क्रेडिटर अब लो के अंदर हेल्प नहीं ले सकता। तो ये लिखा हुआ है कि भाई इफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो खत्म हो गया अपने आप। फिर होता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के थ्रू वो अपने आप खत्म हो गया। कैसे? जैसे कि किसी की डेथ होगी तो किसी की, तो भाई फिर कॉन्ट्रैक्ट सामने वाला पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सपोज करो प्रोमिसर की डेथ होगी, ठीक है ना, प्रोमिसर की डेथ होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे करेगा? तो डेथ ऑफ प्रोमिसर के थ्रू, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, अगर उसी की डेथ होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इंसॉल्वेंसी होगी कि सामने वाला पार्टी पैसा ही नहीं दे पा रहा, उसके पैसे खत्म हो गए, उसके एसेट्स लायबिलिटी सब खत्म हो गई है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पैसा आएगा कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मर्जर ऑफ राइट्स, समटाइम क्या होता है कि राइट्स को मर्ज कर देते हैं, जैसे कि एक ऑर्डिनरी डेट को मर्ज कर दिया, और इन राइट्स ओनरशिप कैन सच इंफीरियर राइट नीड टू नो बी इन्फोर्स। इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें क्या मतलब है, एक एग्जांपल दे समझते हैं। जैसे कि मैं किसी के रेंट पे रह रहा हूँ किसी के घर में, और काफी साल गुजर गए। अब मैंने सोचा कि इस घर को खरीद लिया जाए, तो मैंने ऑफर करा और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं उसका घर का मालिक बन गया। तो मेरे पे दो राइट आ गए। पहला राइट था, एक एग्रीमेंट मेरे पे हो रखा था रेंट वाला, कि मैं रेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं रेंट दे रहा था, एक वो राइट था। एक था, अब मेरे पे राइट आ गया मैं ओनरशिप दूं। तो इन्फीरियर राइट यानी कि जो छोटा राइट है मेरा पहले वाला, जो मेरा रेंट दे रहा था, वो खत्म हो गया अपने आप, उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया अपने आप। इसे बोलते हैं मर्जर ऑफ राइट्स। वो राइट मेरा मर्ज हो गया किसके साथ? ओनरशिप वाले के साथ। तो वही लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी डेट है, जैसे कोई ओनरशिप जब आ जाती है किसी के पास, तो वो इन्फीरियर राइट जो है वो इन्फोर्स नहीं होता अब, कि ऐसा नहीं है कि मैं अब रेंट अब देते रहूंगा सामने वाले पर, वो खत्म हो गया ना। अब मैं सुपीरियर राइट आ गया मेरे पे ओनरशिप का। तो ये चीज है। उसके बाद लॉस ऑफ एविडेंस, एविडेंस सबूत ही खत्म हो गया, सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट ही चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ रहे हो बात को? फिर होता है डिस्चार्ज ऑफ बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। ब्रीच का मतलब, उल्लंघन कर देना, या फिर वॉयलेशन कर देना, कुछ ना कुछ गलत कर देना, दैट इज वहीं पे खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच का मतलब, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिफ्यूज of future, any one party to perform his contractual obligation under the contract, especially a breach of contract occur when a party
कुछ ना कुछ ये चीज कर देती है, ये 3 रीजन की वजह से ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। जैसे कि फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, कि मना कर दिया वहीं पे कि मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर लो, ऑब्लिगेशन पे मना कर दिया। डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसने कह दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता फॉर परफॉर्मिंग हिज पास्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पास्ट या परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर सकता, कैसे करूं, तो वो भी ब्रीच हो गया। मेक द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, मेकर आएगा या मेक आएगा, देखो कि भाई परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल बना दिया बाय हिज ओन एक्ट, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल बना दी, परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाएगा वो जानबूझ के कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, वॉलेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये सब चीजें हमने समझी, ये सारे पॉइंट ही आपके बहुत एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्या करा हमने। परफॉर्मेंस से, यानी कि जब कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हो पाई या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर दिया, जैसे कि टेंडर आपको दिया और वो टेंडर को मना कर दिया सामने वाले पर, टेंडर को हमने समझा वैलिड टेंडर ये होती है, अनकंडीशनल होता है, प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। फिर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, अगर कोई सामने वाला पार्टी रिफ्यूज कर देता है तो इसका क्या माना जाता है। द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ मेड द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दैट कंट्रैक्ट इज डीम्ड टू हैव बीन परफॉर्म बाय द परफॉर्मेंस, अगर कोई रिफ्यूज कर देता है सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को, ऑफर को, परफॉर्मेंस के ऑफर को, इसका मतलब माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट को करना था, ठीक है, इज डीम टू हैव बीन परफॉर्म, करना था प्रोमिसर ने, वो प्रोमिसर ने करना था लेकिन वो करा नहीं, ये माना जाता है, फिर इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सो एंड द प्रोमिसी कैन स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी उसके बाद स्यू कर सकता है, केस कर सकता है कि भाई इसने तो ये करना था बट किया नहीं। सो वी कैन से अ वैलिड टेंडर डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक वैलिड टेंडर होता है और उसको वैलिड टेंडर डिस्चार्ज नहीं करता, वैलिड टेंडर को जब हम रिफ्यूज कर देते हैं, यह वैलिड टेंडर आपने किया और सामने वाली पार्टी ने उसको परफॉर्म नहीं किया जो करना था, वो बेसिकली क्या बन जाता है आपका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, कि सामने वाले, हमने सामने वाली पार्टी को टेंडर दिया बट उसने मना कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना। देखो वही लिखा था, व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म, प्रोमिसर ने कहा कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ये परफॉर्म करूंगा, बट अनेबल, कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं नहीं मानता, कर लो जो मर्जी, तो परफॉर्मेंस वो कर नहीं पाया। हालांकि उसने अभी करी नहीं है, एक्चुअल में करी नहीं है, बट टेंडर के टाइम में मना कर दिया। उसके बाद हमने समझा म्यूचुअल कंसेंट की, जैसे नोवेशन के थ्रू, मतलब दोनों पार्टी ने भाई क्या करा, एक नया एग्रीमेंट बना लिया, पुराने पुराने एग्रीमेंट खत्म कर दिया, या को ऑल्टर कर दी, या रिसेशन खुद ही कैंसिल कर दिया कि भाई अब छोड़ते हैं, कि अब मतलब बहुत टाइम हो गया, छोड़ दो, इस कॉन्ट्रैक्ट को करते ही नहीं है। ठीक है, या रेमिशन कर दिया कि भाई अमाउंट को कम कर दी, एक्सेप्ट ऑन लेसर अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी, प्रॉमिस को ही बदल दिया, और वेवर कर दिया, खुद ही मना कर दिया कि भाई, और या फिर इम्पॉसिबिलिटी बना दी परफॉर्म करने की, इम्पॉसिबल बना दिया कि परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती उसकी तो, और या फिर बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, 3 साल से ऊपर हो गया, या फिर ऑपरेशन। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय।